नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पे हम उन खास मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एडवोकेट संदीप हुमनाबादकर। इस पॉडकास्ट में हमने इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में डीपली डिस्कस किया। वी thoroughly conversed about fundamental rights, divorce related questions, property matters and cyber fraud. सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेरी वार्म वेलकम टू एडवोकेट संदीप हुमनाबादकर सर। थैंक यू। ओके, सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। ओके, सो सर, जो पॉडकास्ट की शुरुआत है हाँ, बहुत एक बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये है कि एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली लॉयर होता है वो एलएलबी डिग्री पास आउट होता है या तो एलएलबी डिग्री कर रहा होता है ओके, और एलएलबी मतलब कर रहे होते हैं उनको लॉयर बोल सकते हैं। लॉयर बोल सकते हैं क्योंकि उनका अभी तक परसुइंग है, मतलब एलएलबी परसुइंग है, ओके या तो एलएलबी ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएट हो गया है, उनका पास आउट हो गए, ओके उनको लॉयर बोला जाता है। ओके और जो एडवोकेट होते हैं या ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं। ओके रजिस्टर मतलब एनरोलमेंट बोलते हैं उनको, एज अ लॉ के फील्ड में। उन एनरोल के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ओके एज एन एडवोकेट, ओके। तो ये बार काउंसिल से हमें एडवोकेट की या डिग्री मिलती है, राइट? या उसको सनद भी बोला जाता है। सनद भी बोला जाता है उसको। ओके, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि जो अगर स्टूडेंट है कोई, अगर वो एलएलबी कर रहा है, परस्यू कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है ना, या फिर ग्रेजुएट है, तो उसको हम लॉयर बोलेंगे। या और जो बार काउंसिल से हमें डिग्री मिलती है, हाँ हाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है, या उसको हम एडवोकेट बोलेंगे। एडवोकेट बोले। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और एडवोकेट में क्या होता है, एडवोकेट एज ए एनरोल एडवोकेट होने के बाद आप कोर्ट में खड़े रह सकते हो, मतलब ओके यू कैन आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ओके, तो ये एडवोकेट को ही ये लॉयर नहीं कर, परमिशन है। हाँ, लॉयर नहीं कर सकता है, लॉयर अच्छा, को अथॉरिटी नहीं है। ओके। तो हाँ, कोई लॉ स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएट कर रखा है बट वो केस लड़ नहीं सकता नहीं लड़ सकता है। अनलेस एंड अंटिल ही बिकम्स एडवोकेट। सब ऐसे बोलते हैं कि अच्छा लो एलएलबी हो गया, हाँ, मतलब केस लड़ाया जाए। केस मतलब एडवोकेट हो गए, हाँ। ऐसा नहीं होता है। और 1 साल के बाद, मतलब जब एनरोलमेंट बाहर महाराष्ट्र बार काउंसिल में एनरोलमेंट होता है, उसके बाद आपका एक एग्जाम भी होता है जो ओके। परमानेंट सनद के लिए होता है। ओ, हाँ, बीसीआई बोलते हैं उसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद आप परमानेंट एडवोकेट हो गए। तो उसके बाद भी मतलब अगर आप एक बार एडवोकेट बन जाते हो उसके बाद भी 1 साल आपको वेट करना रहता है? नहीं, 1 साल में मतलब 3 साल का एक टेम्परेरी सनद होता है जो महाराष्ट्र बार काउंसिल में ये देता है अपने को, मतलब ग्रांट जो भी, करता है। हाँ, ग्रांट जी। करता है। और आफ्टर दैट आपका एग्जाम कंडक्ट होता है और इसके बाद परमानेंट मिल जाता परमानेंट है। मिल जाता है वो बीसीआई के थ्रू, बार ओके, काउंसिल ऑफ इंडिया के। इंडिया के थ्रू मतलब वो थोड़ा हायर लेवल के थ्रू मिलता है। या ओके, तो और वो सनद मिलने के बाद आप पूरे इसमें पूरे इंडिया में पूरे बेसिकली इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो एज प्रैक्टिस। अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। ओके, तो ओके, ये नई बात थी, मेरे लिए भी नई बात थी क्योंकि मुझे लगता था कि चलो एक बार एडवोकेट का डिग्री मिल गया तो यू कैन लाइक आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ एनीवन, लाइक इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। होता है। तो ये एक प्रोसेस है कि या पहले एलएलबी कीजिए, आप लॉयर बनिए, या फिर अपने आप को रजिस्टर कीजिए महाराष्ट्र बार काउंसिल में, तो आपको टेम्परेरी पहले मिला जाएगा, राइट, एडवोकेट। हाँ, वो 3 साल के लिए रहता है। 3 साल में आप कभी भी बीसीआई का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आफ्टर 3 इयर्स आपका पीरियड खत्म हो गया, उसमें आप एग्जाम क्लियर नहीं कर चुके, जी। तो फिर आपको फिर से सनद लेना पड़ेगा, फिर से एनरोलमेंट। ओके ओके, तो मतलब ये 3 साल का टेन्योर मिलता है टेम्परेरी वाला, हाँ, उसके बीच जो में आपको में आपको कंपलसरी बीसीआई का एग्जाम क्रैक करना है। क्रैक करना है, नहीं तो फिर से वो प्रोसेस। प्रोसेस। ओके, तो चलिए, ये तो हो गया कि लॉयर और एडवोकेट का डिफरेंस। बराबर। अब मुझे ये बताइए कि अपने इंडिया में जो कोर्ट्स है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राइट, इनकी हायरार्की क्या है, मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक
अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट कोर्ट। में क्या क्या होता है, लोअर कोर्ट में जेएमसी होते हैं हम्म। और सिविल जज होते हैं। उसमें सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन 2 टाइप के होते हैं। ओके और उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है हम्म। या तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। राइट। और उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट। जी। हाई कोर्ट के बाद होता है सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके। तो मुझे ये बताइए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें केसेस कहाँ से आते हैं, मतलब क्या वो लोअर कोर्ट से आते हैं कि हम डायरेक्ट पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं? कोई कोई जुरिडिक्शन होता है, मतलब एक्ट में दिया रहता है जो अपना लॉज बना हुआ है, जो पार्लियामेंट से बन के आता है। राइट। उनमें ऐसा प्रोविजन होता है कि कोई केस मतलब एनडीपीएस का रहेगा। एनडीपीएस मतलब नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक्स वाला। हाँ। ओके जो वो जो मैटर रहेंगे वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं। ओके। पोक्सो रहेगा। पॉक्सो। हाँ। हाँ, पोक्सो में मैटर रहेंगे तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। उनका ट्रायल भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और मतलब हियरिंग भी वहीं पे होती है। बेल भी वहाँ से मिल जाता है। और ऊपर अगर आप उधर नहीं बेल मिला तो फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को अप्रोच हम्म, कर सकते हैं। मतलब उधर जेएमएफसी का कुछ रोल ही नहीं है। हाँ राइट। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे केसेस है हाँ, जो कुछ कुछ ऐसे केसेस है कि उसमें जेएमएफसी का रोल ही नहीं है। राइट, तो वो डायरेक्टली हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच करना रहता है। ओके ओके। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद आता आपने आपने कहा हाई हाई कोर्ट। कोर्ट्स। ओके। हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन रहेगा, हम्म कॉन्स्टिट्यूशन के कोई वायलेशंस होंगे हम्म। या फर्दर कोई भी मैटर जो हाई कोर्ट के रिलेटेड, मतलब इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हो गया रहेगा राइट। तो हाई कोर्ट में जाता है। ओके, तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हुआ प्ली, हम हाई कोर्ट में हाई उसको कोर्ट में कर रख हाँ, सकते हैं। रख सकते। राइट। और उसके बाद जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे कोई कोर्ट नहीं इंडिया में नहीं, तो। उसके बाद तो फिर दया याचिका, मतलब वो प्रेसिडेंट के वो सामने प्रेसिडेंट है। के सामने। राइट। हाँ, मतलब सुपीरियर पावर इज ओनली हाँ राइट, तो प्रेसिडेंट के पास सुपीरियर पावर है, अगर उनको किसी को माफी देना है तो वो दे दे सकते हैं। सकते हैं। राइट। चलिए, ये तो हो गया कोर्ट्स के बारे में और उसकी हायरार्की के बारे में। अ, अभी हमें ये बताइए कि आज के डेट में अगर किसी को लॉ परस्यू करना है या लॉ में करियर करना है, राइट, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? एक्चुअली 12th के बाद भी आप लॉ कर सकते हो और हम्म। ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हो। अच्छा, मतलब दोनों ऑप्शन है? दोनों ऑप्शन है आपके पास। जी। आप 12th के बाद सीईटी का एग्ज़ाम होता है, हम्म। वो भी 12th के बाद कंडक्ट करते हैं। ओके और ग्रेजुएशन के बाद भी कंडक्ट करते हैं, दोनों का एग्ज़ाम अलग-अलग होता है। ओके। फिर सीईटी आप दोगे, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट लगेगा उसके ऊपर आपका एडमिशन्स होंगे। ओके। प्री 12th के बाद एक प्री लॉ, मतलब प्री लॉ बोल के होता है जो 2 इयर्स का होता है। हम्म। आफ्टर दैट आपका एक्चुअल में लॉ का सब्जेक्ट चालू हो जाता है। ओके। वो होता है 5 साल का, 12th के बाद 5 साल का होता है हम्म। और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है। एलएलबी के बाद में भी और कुछ पढ़ाई होती है? एलएलएम होती है, अच्छा पीएचडी होती है। ओके। तो एलएलएम कितना होता है, साल का होता है 2 आफ्टर साल का, एलएलबी? 2 साल का। ओके। सो एलएलबी के बाद 2 साल, जैसे कि हर मास्टर्स कोई भी रहता है, तो 2 साल का वो भी रहता है मास्टर्स, राइट? बराबर। ओके। तो जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस करके ही जाना है, मतलब नहीं, आप आप प्रैक्टिस करते करते समय भी एलएलएम कर सकते हो। ओके ओके, तो मतलब करते करते प्रैक्टिस करते करते हम एलएलएम कर सकते, इसे मतलब छूट दी हुई है हम्म। कि आप प्रैक्टिस करते हुए भी एलएलएम कर सकते हो। ओके, तो एलएलएम 2 साल का है, राइट? हाँ, ओके। एक एवरेज हमें आप बता सकते हैं कि फीस कितनी होती है एलएलबी के 3 साल की? एक्चुअली वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। हम्म। कोई कोई कॉलेज लेता है कि 30,000 के ऊपर है पर ईयर? पर ईयर। ठीक है। और कोई कोई कॉलेज 1.5 लाख 2 लाख भी है ऐसे। अच्छा, ऐसे भी कॉलेजेस है। हाँ, अभी आते हैं हम करियर पे कि करियर ऑप्शंस क्या है फिर आफ्टर एलएलबी? एक तो लिटिगेशन में आपको, मैंने तो अब पहले ही कहा था कि एडवोकेसी आप कर सकते हो लिटिगेशन में। राइट। एज एडवोकेट एनरोल करके आप अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक जूनियरशिप है। हम्म। फर्स्ट आप एडवोकेट बन गए तो आपको मतलब पूरा काम काज आता है ऐसा नहीं है। हाँ। आज आप एक सीनियर के अंडर आप थोड़ा एक 3-4 साल प्रैक्टिस करोगे, राइट। समझ लोगे उसको
कि क्या चलता है कोर्ट में, कैसा वर्क होता है। जी, ये उसके बाद आप एक्चुअल में आपका इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। राइट, उसमें टाइम कंज्यूमेशन है और आपको प्रैक्टिस में भी पैसा तो मिलेगा ही नहीं। राइट, वो तो छोड़, मतलब वो छोड़ दो, आपको सिर्फ सीखना है। राइट, तो ऐसा मतलब प्रोविजन भी नहीं है कि स्टाइपेंड मिल जाए या ऐसा कुछ है। तो सेकंड है, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो। कॉर्पोरेट में अच्छे कैसे सैलरी है, 30-40 हज़ार तक आपको स्टार्टिंग में स्टार्टिंग, मिल जाएगा। राइट, अम, उसमें आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो या एलपीओ ज्वाइन कर सकते हो। ये लीगल प्रोसेस जो राइट, आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है, राइट, वो भी कर सकते हो। उसके बाद जुडिशरी है, हुँ, जजेस बन सकते हो, जज बन सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, एमपीएससी का एग्ज़ाम उसमें आता है। ओके, जज भी बन सकते हो। और रिसर्चर, एज़ अ लॉ रिसर्चर, जो लॉ रिव्यूज़ आते हैं ना, हुँ, हुँ, जो बुक्स आते हैं, जी, बड़े-बड़े आपने देखा रहेगा। राइट, राइट, वो हर पीछे हर जो एडवोकेट के हाँ, घर में रहते पीछे जो रहते हैं, तो वो रिव्यूज़ रहते हैं, लॉ रिव्यूज़। जी, उसमें जजेस जो जजमेंट देते हैं पास्ट में, हुँ, हुँ, उनका एक रेफ़रेंस होता है। और रेफ़रेंस बनाने के लिए भी उधर स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लॉ स्टूडेंट्स की। ओके, तो जो वहाँ के लीगल लोग वर्ड्स होते हैं, राइट, क्या हो मतलब क्या डालना चाहिए उसमें, क्या नहीं हुँ, डालना चाहिए, उनको नॉलेज रहता है, इसलिए वो उनको हायर करते हैं। राइट, तो उसमें आप मतलब उसमें भी एक करियर है अच्छा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुलिस जो है, हाँ, हमारी इंडियन पुलिस, हाँ। वो एफआईआर इतनी ईज़िली क्यों नहीं कराती? एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या? अगर सबका एफआईआर लेते जाओगे तो कोर्ट कोर्स में हुँ, हुँ, मैटर ज़्यादा बढ़ेंगे। राइट, और जो कोई-कोई एफआईआर होता है जो फेक होता है। हुँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन मतलब कोर्ट का डायरेक्शन होता है हर पुलिस स्टेशन को, या तो आप एफआईआर कर रहे हो तो प्री इन्वेस्टिगेशन करो। उसमें अगर आपको ऐसा समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्राइम हुआ है, हुँ, हुँ, तो आप एफआईआर रजिस्टर करो। आप कभी भी एफआईआर करने जाते हो तो प्रायरली आपको एक नोट लिखा जाता है कि हुँ, उसमें पूछताछ होती है कि एक्चुअल में हुआ है कि नहीं ऐसा। ओके, हाँ, तो होने के बाद अगर पुलिस सैटिस्फैक्टरी होता है, मतलब उस चीज़ से कि एफआईआर करना चाहिए, तो कर देते हैं वो एफआईआर। ओके, इसलिए वो डिले होता है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही है। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली पुलिस जो है, वो मतलब कि चाहती है कि वो वैलिड रीज़न हो एफआईआर हाँ, करने का। क्योंकि जब आप एफआईआर लेके जाते हो और कोर्ट भी क्या बोलता है कि अरे इसमें कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, आप कैसे एफआईआर रजिस्टर किए? तो उनका पावर ज़्यादा रहता है उनके ऊपर, हाँ, बॉस समझ बहुत सकते हैं, समझ हाँ। सकते हो। तो अगर वो वैलिड नहीं है, तो वो उनको डाँट सकते हैं पुलिस को। हाँ, क्योंकि केसेस बढ़ जाते हैं ना पूरा। राइट, उनका टाइम 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 उतना वेस्ट होता है। वेस्ट होता है और केसेस बढ़ेंगे तो टाइम उनको देना ही पड़ता है ना, प्रोसीजर है ना। एग्ज़ैक्टली। और और फर्स्ट है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस आपने सुना रहेगा। नहीं, नहीं, थोड़ा-सा बता सकते हैं उसके बारे में? नेचुरल जस्टिस ये होता है कि हर एक मतलब इंसान को अच्छा, मतलब लॉयली उनको हुँ, हुँ। जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, अभी क्या होता है कभी-कभी, अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, जिसने क्राइम किया नहीं उसको भी कन्विक्शन हो जाता है। ओके, हाँ, ऐसा बहुत बार हाँ, होता है। वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ओके, मतलब आप उसका नेचुरल जस्टिस का गला घोट रहे मतलब हैं। जिसने कुछ किया नहीं है हाँ, स्लोगन ही है। 100 आरोपी छूट जाएँगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली, चाहिए। ये वर्ड है, मतलब उसके लिए तो लॉयर्स है, एडवोकेट है, जजेस है, वो तय करने के लिए है ना, राइट, राइट। सो कि बेसिकली बेसिकली वो ऐसा ना हो जाए कि एक बेगुनाह को अपन सज़ा देंगे, इसलिए ट्रायल पूरा चलता है। उसमें तय हो जाता है कि हाँ बाबा, इसने क्राइम किया है। तो वो श्योर होते हैं हाँ, कि भई उसने क्राइम किया है, तो ही उसको सज़ा मिले, सज़ा मिलती है। अनलेस एंड अनटिल नहीं मिलनी नहीं मिलती चाहिए। है। तो चलिए हमने समझ लिया कि पुलिस जो है वो एफआईआर क्यों डिले करती है, ये तो हमने समझ लिया। अ, अभी हमें ये बताइए कि क्या कोई हाँ, एक पुलिसमैन हाँ, हाँ। किसी को किसी पे हाथ उठा सकता है? हाँ, हाँ, एक्चुअली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, 3rd डिग्री होता है, हुँ, हुँ। 2nd डिग्री, 1st डिग्री, ये
कोर्ट ने दिया तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़ रही है, तो वो डिमांड कर सकते हैं कि राइट, या तो हमारे को परमिशन दो, इससे कुछ उगलवाने के लिए, हाँ, एविडेंस कलेक्ट करने के कलेक्ट लिए करने के ये ज़रूरी है, जी। तब ये हो सकता है, तब तक नहीं हो सकता। तो बेसिकली ऐसा समझिए कि 2 लोग हैं, झगड़ा कर रहे हैं रास्ते पे हाँ, और पुलिस वहाँ से जा रही है, नहीं, तो नहीं, क्या उन्हें थप्पड़ लगा सकती नहीं, है वो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ये ऐसा तो नहीं कर कॉलेज सकती। मतलब यही नहीं है ना, तो वैसा प्रोविज़न ही नहीं है ना। जी, अरेस्ट कर सकती है। हाँ, अगर अरेस्ट करते टाइम कुछ वो उसको रोक रहे या मतलब कोई प्रोसीजर में बाधा डाल रहा है। बाधा डाल रहे, जी, तो आप मतलब पुलिस हाथ उठा सकती है, ओके, या तो मतलब वो जो नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए वो ले सकती है। ओके। उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है एक्चुअली उनको भी। तो अगर वो बंदा समझो कोर्ट में जाता है कह के कि मुझे पुलिस ने हाथ उठाया, मुझे पुलिस ने मारा, हाँ। तो पुलिस को एक वैलिड जस्टिफिकेशन देना देना होगा होता है। कोर्ट को। अगर वो ही मार रहा है पुलिस को, हाँ, पुलिस क्या ऐसे तो थोड़ी नहीं बैठेगी, वो तो मारेगी। ऑब्वियसली वो इसलिए है कि एक्चुअल में डायरेक्टली एक्शन करना उनको परमिशन नहीं है, पुलिस को लेकिन सामने से अगर कोई हाथ उठाता है। हाथ उठाता है या इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, तो हम्म, एक्शन लेना उनका फर्ज है। फर्ज है। ओके, तो चलिए ये तो हो गया पुलिस के बारे में हाँ, कि मतलब कि पुलिस की क्या राइट्स है और हमारे क्या राइट्स है, बराबर। राइट? तो अभी एक क्वेश्चन है हाँ, हाँ। कि जैसे कि समझो कोई एक अनमैरिड कपल कपल है, हाँ, हाँ, हाँ। समझो कोई एक अनमैरिड कपल है कि जो अपने कंसेंट से, हाँ, ठीक है ना, अपने कंसेंट से किसी होटल रूम में जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। राइट? हाँ। तो क्या वहां पे पुलिस आके रेड कर सकती है या फिर क्या उनको ब्लैकमेल कर सकती है? नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं कर सकती है, लेकिन रेड तो कर सकती है। रेड एक्चुअली रेड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इल्लीगल एक्टिविटी, मतलब इल्लीगल एक्टिविटी आपको पता रहेगा कि प्रोस्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रैकेट है, चल रहा है। राइट, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको रेड करना ज़रूरी होता है। राइट, तो वो रेड डालते हैं, हम्म, लेकिन उनमें एक प्रोसीजर होती है कि उन जो भी व्यक्ति उधर प्रेजेंट रहेंगे, है जी, प्रेजेंट रहेंगे, हम्म, उनको नाम बताना पड़ता है, रिलेशन बताना पड़ता है, ओके, और उनको ये बताना पड़ता है, मतलब ये श्योरिटी देनी पड़ती है कि यू आर नॉट अ अननोन पर्सन, हाँ, ओके, नॉन पर्सन, नोन पर्सन है। जी, तो नॉन पर्सन रहेगा, या तो नॉन पर्सन रहेंगे, आप कोई मीटिंग के लिए जा सकते हैं, रहने के लिए जा सकते हैं, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट, लेकिन वो जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करते हैं, राइट, उनको उनको उनके लिए, हाँ, उनके लिए तो फिर वो प्रोसीजर है, उनके वजह से राइट, फायर रजिस्टर हो जाएगा, फिर वो एक्शन भी लेंगे, राइट, नेसेसरी एक्शन भी लेंगे। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा सा है, क्लेरिफिकेशन दो। एक्सप्लेनेशन दो कि भाई हाँ, क्या कर रहे हो। हाँ, हम लिव इन में भी रह सकते हैं, हम्म, जा सकते हैं, तो रह उस सकते, पे कोई रोक टोक नहीं रोक है। टोक नहीं है उसमें। जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझे कि हाँ ठीक है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हाँ, टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए रूम पे, राइट? तो उन्हें पुलिस डिस्टर्ब नहीं कर सकती। नहीं, नहीं, उनको बता, अगर रेड भी आ हम्म, गया, तो उनको बताना है कि हम तो एक दूसरे से कोई पहचानते हैं, तो मतलब दोनों का कंसेंट है। हाँ, तो आप मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते, हाँ, या तो एफआईआर भी रजिस्टर नहीं कर सकते। राइट, ये तो उनका राइट पता रहना चाहिए उनको। राइट, तो हाँ, उनको वैसे बताना चाहिए। सो बेसिकली कि पुलिस बिना वजह किसी को डिस्टर्ब कर नहीं नहीं कर सकती। सकती। तो ऐसे टाइम पे एक कपल ने क्या करना चाहिए कि जैसे समझो पुलिस आ गई है, राइट? हाँ, और वो डरे हुए हैं, बेसिकली दोनों कंसेंट दोनों का है, हाँ, राइट? लेकिन वो डरे हुए हैं कि घर वालों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। नहीं, एक तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनका रिलेशन बताना चाहिए उनको कि क्या है, फ्रेंड्स है या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जी, लिव इन में रह रहे, क्या भी कुछ भी रहे, हम्म, उनको एक्सप्लेनेशन देना है। अगर एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी अगर ये परेशान कर रहे हैं, तो उनका एक आप फॉर्मली कंप्लेंट लिख सकते हो, या तो वीडियो निकाल सकते हो। ओके, वीडियो प्रूफ, हाँ, प्रूफ, और उनके खिलाफ जा सकते हो, ओके। जो भी नेसेसरी कर। तो पुलिस के अगेंस्ट केस कहाँ पे करे, मतलब पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट किसको करे? जो हायरार्की के ऊपर, मतलब जो डीसीपी, एसीपी, जो अच्छा, भी अभी इधर उधर डीसीपी आया रहेगा, तो उसके ऊपर तो कमिश्नर राइट, उसको उनको ही कंप्लेन करना पड़ेगा। राइट, ऐसा है, हायरार्की के ऊपर जो भी रहेगा ना, उनको
कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया ओयो रूम्स का कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अ, अभी मुझे ये बताइए कि क्या लिव इन कल्चर इंडिया में लीगल है? लिविंग कल्चर तो लीगल मतलब है, मतलब उसको कोई अगेंस्ट में लॉ नहीं बना हुआ है, ओके। ये बोल सकते हैं आप। लेकिन एक्चुअल में उनको मतलब रिलेशन तो इतना ये नहीं है, मतलब एडमिसेबल नहीं है, सोसाइटी में तो एडमिसेबल नहीं है, लेकिन ओके। लॉ की नज़र में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, ओके, तो मतलब कोई भी लिव इन में रह सकता रह है, सकते, लॉ से कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है। ओके। हाँ, हाँ, सोसाइटी नहीं करती अलाउ, या ये अलाउ नहीं करती है, वो अलग एक्सेप्ट नहीं चीज, करती है, वो अलग बात है। वो अलग चीज है। हाँ, बट एज अ लॉ पर्सपेक्टिव वी डोंट हैव एनी नहीं नहीं रेस्ट्रिक्शंस। नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। ओके। तो अभी तो अडल्ट्री भी निकाल दिया है, तो अभी तो अडल्ट्री क्या होती है? अडल्ट्री बोले तो विवाह बाह्य संबंध, ओके, एक्स्ट्रा अगर मैरिटल अफेयर। हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कोई तो वो रखे, भी अलाउड है? अभी मतलब गया वो, एबोलिश किया उनको, मतलब ओके, निकाल दिया है। पहले था। हाँ, पनिशमेंट था पहले, ओके, अभी निकाल दिया उसको। तो मतलब कोई अगर हस्बैंड अगर वाइफ के होते हुए एक्स्ट्रा हस्बैंड मैरिटल, नहीं, वाइफ भी करे या हस्बैंड भी करे, दोनों में से कोई भी दोनों कर में से कोई भी करे तो पनिशमेंट है? पनिशमेंट मतलब नहीं है, मतलब अभी नहीं है पहले पनिशमेंट। था बट अभी अभी अबॉलिश कर दिया। abolish ओके, तो अभी अडल्ट्री बेसिकली हाँ लीगल कर दिए इंडिया में। हाँ, तो जैसा लिव हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसा वाइफ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, दोनों बराबर है। बराबर है, राइट। इक्वली उनको राइट्स दिया हुआ है कि आप, एक्चुअली वो अडल्ट्री था ना तभी, वो एक्चुअल में केसेस बहुत ज़्यादा थे कि हम्म। मैरिज होने के बाद अगर डिवोर्स के लिए मैटर जाता है तो पहला वही अडल्ट्री में रहा, लगा लो। अडल्ट्री डाले, हम्म। तो वो केसेस बढ़ने लगे, तो जजेस को भी समझ में आया अभी इसका भी मिसयूज ज़्यादा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का। ओके, आएंगे हम डोमेस्टिक वायलेंस पे आएंगे आगे। बट हाँ, बेसिकली कि लिव इन कल्चर जो है वो उसके लिए कोई फिलहाल लॉ नहीं है। लॉ नहीं है, ओके, तो कोई भी अपनी मर्जी से रह सकता है, रह दो लोग। सकता है, दो लोग ओके, लिव इन में भी रह सकते। परफेक्ट परफेक्ट। तो सर हमें ये बताइए अभी कि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि कोई मर्डर कमिट होता है, समझो हाँ पब्लिकली, हाँ हाँ ठीक है, कि कोई एक बंदा है वो मतलब 50 या 100 लोगों के सामने मर्डर कमिट करता है, हाँ 100 एविडेंसेस है, हाँ ठीक है, ये केस एटलीस्ट ओपन एंड शट होना चाहिए। हाँ हाँ मेरे ख्याल से ये ओपन एंड शट केस है, हाँ हाँ। राइट? फिर भी ऐसे केसेस में सालों लग जाते हैं कन्विक्ट होने में, क्यों? मैं पहले तो अभी अपन ने डिस्कस किया नेचुरल जस्टिस के ऊपर, हाँ, राइट। और उसमें क्या होता है मालूम है क्या, जो एविडेंस आए हुए कोर्ट के सामने उसको टैम्पर्ड नहीं किया है, हम्म। ये जब तक जुडिशल मतलब जो सिस्टम है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, हम्म। जजेस सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब तक वो केस चलता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है अपोनेंट एक्यूज एडवोकेट का ओके। उसमें इसमें, कि वो कोर्ट को ऐसा एविडेंस दिखाता है कि मतलब इसमें और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम्म। या तो ये नशे में हो सकता है, हाँ। या तो अंडर प्रेशर हो सकता है, किसी ने इसके साथ करवाया रहेगा, ओके, मतलब इसको ब्रेन मतलब ब्रेन वॉश किया है। ब्रेन वॉश किया रहेगा, हाँ। या तो इसको डराया हुआ है इसका मर्डर नहीं करेगा तो तेरे को मार देंगे, तेरे फैमिली को ओके। मार देंगे, हाँ हाँ। ये अंडर प्रेशर हो गया ना, तो वो कम्यूटेबल नेचुरल जस्टिस नहीं हो जाएगा एक को। मतलब एक्चुअल में करवाने वाला अलग है, राइट। फिर उसको ही सजा दे के मतलब वो खत्म नहीं कर सकते ना, राइट। तो उसमें उसके पीछे जो भी सिचुएशन के पीछे कौन हम्म। कौन है, हम्म। एक्चुअल में एक्यूज वही है क्या, हम्म। एक्चुअल में गुनाह वही वही इंसान किया है क्या, जिसने जो वीडियो पे दिख रहा है जिसने हम्म। मर्डर किया है, हम्म। तो उसको वो सब फाइंड आउट करने के बाद एक्चुअल में एक्यूज को डिक्लेयर किया जाता है कि इज ए कन्विक्टेड, ओके। तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। ओके। और इसमें क्या होता है कि ये जुडिशियल जो सिस्टम है उसमें डिले क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर है, हम्म। आज एडवोकेट रहेंगे, वो उसके ऊपर आर्गुमेंट करेंगे, कुछ एविडेंस आज आएंगे, कुछ कुछ एविडेंस कल आएंगे, हम्म। कोर्ट के पास भी टाइम होना चाहिए, राइट। सबके पास टाइम होना चाहिए, वो प्रोसीडिंग आगे चलेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम जाता है। तो बेसिकली वो एक लाइन या एक लाइन को डिफाइन करने के लिए, जैसे आपने कहा हाँ, कि एक बेगुनाह को सजा नहीं नहीं मिलनी मिलनी चाहिए, चाहिए इसकी, उसके लिए ये सब सब होता है है। हाँ, ओके, कि गलती से भी किसी बेगुनाह को तो सजा नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। जो जो भी एक्यूज
जेल में रहता है, हम्म, उसका क्या होता है मालूम है क्या? उनको सुधारने के लिए जेल में भेजा जाता है, ओके, ना कि उनको पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो दिया जाता है उनको, हम्म, लेकिन एक्चुअल में उनका स्लोगन है कि वो एक्यूज को सुधार के एक सोसाइटी में अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है उधर। ओके, तो उनका मोटिव बेसिकली वो मोटिव रहता है के कि ये लिए सुधार के वापस आ जाए। बेसिकली मोटिव ये रहता है कि वो जो जितना भी सजा उनको दिया है उसमें उनको सुधार के हम्म, अच्छा सोसाइटी में अच्छे व्यक्तित्व लेके आए। ओके, उनका मोटिव पनिशमेंट नहीं रहता, पनिशमेंट नहीं किसी को रहता। सुधारना रहता है। हाँ, क्योंकि ये मतलब ये गलत चीज है, हम्म, मत कीजिए सोसाइटी। ओके, तो अभी ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी आजकल हमने देखा है कि बहुत सारा साइबर क्राइम होता है, हम्म, राइट? किसी का फेक कॉल आता है और आपके बैंक में से पैसे हम्म, निकल जाते हैं कि कुछ कुछ ओटीपी मांगते हैं या कुछ भी होता है, हाँ, हाँ, राइट? तो ऐसे केसेस में जो एक विक्टिम है, हाँ, हाँ, उन्हें क्या करना चाहिए कि अगर उसके पैसे चले गए बैंक में, उसके साथ साइबर फ्रॉड होता है, हाँ। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या करनी चाहिए? ये एक्चुअली अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली अभी साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। राइट। अभी एआई सिस्टम भी आ गया है। हम्म, आपको पता है उनका वॉइस क्लोन भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और एक्चुअली डेटा सिक्योरिटी वगैरह आना चाहिए एक्ट। हम्म, अभी तक गवर्नमेंट उस पे एक्ट नहीं बनाई है। ये तो अपना मतलब चल रहा है। हम्म, अगर ये दिनों में भी अच्छा बन जाए तो हम्म, अच्छी बात है। राइट। डेटा सिक्योरिटी आना चाहिए, हम्म, आपका जो डेटा है वो मिसयूज ना होना चाहिए। ना होना चाहिए, करेक्ट। और जब आपके साथ कोई क्राइम होता है या साइबर क्राइम होता है तो हम्म, उसके लिए साइबर सेल्स है। हर एक पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल्स है। ओके, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट में बना हुआ है। राइट। आप उधर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, लिखित में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह उनको अटैचमेंट करके आप जो भी अपने पास एविडेंस हाँ है। मेल भी कर सकते हैं और ओके। ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर मतलब ऑनलाइन आपका पोर्टल में है, हम्म, वेबसाइट में है। ओके, पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको वेबसाइट में दिख जाएगा। राइट। आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका कंप्लेंट जनरेट हो गया बोल के। हम्म, तो आप ये कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप। हम्म, और जो भी डिवाइसेस है उनको यूज़ ना करें, अकाउंट डिलीट करें, हम्म, या तो हैक हो गया तो पासवर्ड चेंज करे पासवर्ड चेंज बेसिकली, करें बेसिकली। कि और ये डैमेज ना हो। प्रिकॉशंस है। अभी तो उसके ऐसा सख्त कानून नहीं बना हुआ है, ओके। इसलिए वो साइबर क्रिमिनल्स है ना, वो भी उसका फायदा उठाते हैं। तो बेसिकली अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो फर्स्ट कंप्लेंट स्टेप कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर साइबर सेल सेल्स में। में। हाँ, ओके, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, हाँ, हाँ, चले। कि एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, जैसे कि अगर समझो मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ या कोई प्लॉट खरीद रहा हूँ, लैंड खरीद रहा हूँ, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले? प्रॉपर्टी लेने से पहले आप ये देखो कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो आप मतलब क्लियर टाइटल है क्या उसका? ये क्लियर टाइटल क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। टाइटल मतलब ओनर उसको हायरकी से आई है, जो हम्म, ओनरशिप आई है हम्म, वो करेक्ट है क्या, लीगली है क्या? ओके, वो कैसा पता चलेगा? आप एक टाइप एडवोकेट के पास जाओ या तो सीए के पास जाओ, ठीक है। उनको बोलो कि टाइटल सर्च चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। हम्म, तो वो आपको 30 साल में 15 साल का ऐसा टाइटल सर्च रहता है। ओके, 15 साल में 30 साल में जितने भी ओनर्स हुए हैं उनका लिस्ट आ जाता है। ओके, वो प्रॉपर्टी पे कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। मत, ओके। मतलब अभी समझो एक थर्ड पर्सन ने लिया हम्म, प्रॉपर्टी हम्म, और सेकंड पर्सन ने उसको फिर से रजिस्टर किया ओके, और अभी मैं ले रहा हूँ, तो मतलब मैं और वो एक ही प्रॉपर्टी लिए। राइट। हाँ, वो दोनों को बेच के चला गया, दोनों से पैसे लेके गया। हाँ, हाँ, अभी दोनों में से कोई भी ओनर हो सकता है, बराबर। तो वो कोर्ट में चला जाएगा। हाँ, डिसाइड होगा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन किसको किया ओके, और किसको नहीं पता था। राइट, राइट, राइट। तो आप कह रहे हैं कि टाइटल सर्च, क्लियर हाँ, टाइटल सर्च ये कराना चाहिए किसी कराना चाहिए एडवोकेट या किसी सीए से। सीए से। आपको पता चल जाएगा कि ये आप एक्चुअल में ओनर हो, वो है क्या, जो करेक्ट आदमी जो जो बेच रहा है। बेच रहा है जी। वो एक्चुअल में ओनर है क्या ऑन ये पेपर पे। कोई फालतू तो नहीं है। हाँ, राइट। वो पता चल जाएगा आपको। हाँ। या तो इंडेक्स 2 देखो, इंडेक्स 2 तो आपको पता रहेगा राइट, प्रॉपर्टी राइट। का, जो इंडेक्स 2 रहता है
हम्म उसमें आप ऑथेंटिकेशन करो, कंसर्न रजिस्ट्रेशन के पास, रजिस्टर ऑफिस के पास जाओ, ये पूछो कि ये जो फलाना फलाना रजिस्टर डॉक्यूमेंट है, हम्म उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या मुझे ओके सर्टिफाइड, वो ले लो, वो पता चल जाएगा ये डॉक्यूमेंट फेक है या सच में है। सच है। तो बेसिकली जो क्लियर टाइटल सर्च है वो फ्लैट और प्लॉट दोनों में काम आता है। हाँ, दोनों में एक ही रजिस्ट्री, जब आप कंसर्न रजिस्ट्रेशन के पास जाओ, रजिस्टर ऑफिस के पास जाते हो और रजिस्टर कराते हो, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड मतलब जो फ्लैट हो सकता है या लैंड हो सकती है, दोनों ओके। में से कोई भी। और लैंड में क्या होता है, 7 बार आ जाता है, अगर वो एनए हाँ। मतलब एनए प्रॉपर्टी रहेगी तो, नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी रहेगी तो 7 बार आ जाएगा। 7 बार में क्लियरली पता चल जाता है अभी के ओनर कौन है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि एक फ्लैट जो है वो दो लोगों के दो नाम पर लोगों के रजिस्टर नाम पे करते हैं, राइट? आपने बराबर। बहुत केसेस देखे हाँ, रहेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी देखिए कि मैं जाता हूँ रजिस्टर ऑफिस, ठीक है ना, मैं रजिस्ट्रेशन भरता हूँ, हाँ, मैं स्टैम्प ड्यूटी भरता हूँ, हाँ, मैं जो भी टैक्स रहेगा वो सब भरता हूँ, राइट? हाँ। फिर भी मेरे साथ फ्रॉड होता है और उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और पहले वाला जो जो आप कंसर्न रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास जाते हो आप, हम्म उसको डॉक्यूमेंट दिखाते हो, हम्म वो पहला का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है या बाद में रजिस्टर्ड है, हम्म वो नहीं बता सकते ना वो। राइट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। राइट तो ये जो भी फ्रॉड करने वाला क्या करता है कि पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन इंडेक्स दिखा के वो फ्रॉड करता है, ओके लेकिन एक्चुअल में वो उसने फ्रॉड किया है, हम्म वो रजिस्ट्रार को भी फंसाया उसने। ओके हाँ, लेकिन अभी जो है ना, वो पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी पे कितना रजिस्टर होगा। अच्छा, ये हो गया, हाँ, आ चुका है अभी क्या? अभी मैंडेटरी है कि आप रजिस्टर कर रहे हो तो टाइटल सर्च लगाना ही है आपको। ओके। इट्स लायबिलिटी ऑफ, मतलब वो जो वो एडवोकेट रहेगा, हाँ हाँ उसका लायबिलिटी रहेगा कि उसने मतलब बराबर टाइटल सर्च नहीं दिया। अगर आगे जाके कुछ डिस्प्यूट हो रेज होता है, तो वो एडवोकेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइटल सर्च क्यों कि नहीं किया। उसने, हाँ, तो उसको क्रिमिनल ऑफिस में फंस जाएगा। ओके। इसलिए टाइटल सर्च जरूरी है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स के पीछे, वो जब आप रजिस्टर करते हो हम्म डॉक्यूमेंट, उसके हम्म पीछे वो टाइटल सर्च लगाया जाता है। अभी रिसेंटली आप ओके। देखो, कौन सा भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसके पीछे टाइटल सर्च रहेगा। तो बेसिकली ये टाइटल सर्च का कितना खर्चा आता है? ये एक्चुअल में 15-20 हज़ार तक नॉर्मली लेते हैं अपने इधर। ओके। हर एक साल का 1,000 रुपये समथिंग है। 15 साल का रहेगा तो 15,000, 15,000, 20 साल का तो 20,000। 20,000, और 30 साल का रहेगा तो 30। 30,000, अच्छा, ऐसा टाइटल सर्च हाँ, होता है। आप आपका डिपेंडेंसी है कि आप कितने साल से आप निकालना चाहते हो, क्योंकि अभी समझो बिल्डिंग बनाया हुआ है 3 साल का, हाँ 30 साल का मतलब नहीं है ना निकाल के। हाँ, वो तो है, एग्जैक्टली। तो आपको जितना जरूरत है उतना आप, उतने ही ईयर हाँ, का निकालो। निकाल सकते हो। ओके। बट कभी कभी जैसे ऐसा भी देखा है कि जैसे कि एक मान के चलते हैं कि एक 25 लाख की फ्लैट है, 25 लाख का फ्लैट है, हाँ, हाँ, ठीक है ना, मैंने एक 2-3 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। हाँ, हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब कि क्या मैं फिर भी क्लेम कर सकता हूँ अगर मैं बाकी के पैसे नहीं भरता तो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है? हाँ, वो अच्छा हुआ आपने बताया। एग्रीमेंट फॉर सेल हम्म और सेल डीड, ओके ऐसे दो डॉक्यूमेंट रहते हैं। ओके एग्रीमेंट फॉर सेल जो रहता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किया तो फ्लैट आपका, ओके अदरवाइज नहीं। हम्म और सेल डीड होता है आफ्टर आपका सब ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद, ये ओके रजिस्ट्रेशन होता है सेल डीड का। ओके। तो सेल डीड का और इम्पोर्टेंस ज्यादा है, हाँ, और एग्रीमेंट फॉर सेल का इतना नहीं होता है। मतलब कि जो सेल अग्रीमेंट है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, हाँ, एग्रीमेंट फॉर सेल, अग्रीमेंट फॉर सेल। हाँ और सेल डीड होता है, वो क्लियर होता है ओके, आफ्टर ट्रांजेक्शन के बाद, उसका कि पूरा पैसा मिलने रजिस्ट्रेशन के होता बाद ही वो मिलता है। है। हाँ, रजिस्ट्रेशन ओके। होता है। और कि अगर एक लाइन में कहे तो बाबा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका क्लियर टाइटल सर्च देखना चाहिए। देखना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लीजिए। हाँ, इसके बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तो मतलब लीगली आपको जाना है तो हाँ राइट। आपको प्रॉब्लम्स कम होंगे, हम्म सच का पता चल जाएगा, राइट, 90% आपके प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व हो जाएंगे बराबर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म। की ओर बढ़ते हैं कि रेरा आने से होम बायर्स के लिए क्या बेनिफिट हुआ है? रेरा आने से अच्छा हुआ है कि बिल्डर्स के ऊपर, जो बिल्डर्स मतलब
इल्लीगली की जो काम कर रहे थे वो कम हो गया। ओके। क्योंकि अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि पहले कैसे कंज्यूमर एक ही था। हम्म। कंज्यूमर में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स थे। उसमें टाइम कंज्यूमेशन ज़्यादा था। इसलिए अभी रेरा आ गया तो वो रेरा में अलग से मैटर चलेगा। उसमें आप अगर कोई आपके फ्लैट के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट रहेगा तो आप रेरा में जा सकते हो। ओके। अगर समझो आपने एक फ्लैट ले लिया, वो रेरा रजिस्टर्ड है, मतलब जो बिल्डर है उसने प्रोजेक्ट बांधा है, वो रेरा रजिस्टर है। तो आपको ऐसा लगा कि उसने जो प्रॉमिस किया है बिल्डर ने, वो प्रॉमिस उसने Fulfill. फुलफिल नहीं किया है। हाँ। मतलब उसको तो मतलब उसने जो क्वालिटी का मतलब मटेरियल। मटेरियल उसने यूज करने का प्रॉमिस किया था, उसने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो उस स्टेज में आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो और आपको कंपनसेशन मिलेगा, वो चेंज करके मिलेगा। ओके। अगर उसका पूरा लायबिलिटी बिल्डर के ऊपर है वो। ओके। हाँ, तो वो एक स्क्रूटिनी आ जाता है, उसके ऊपर बर्डन आ जाता है और वो प्रोजेक्ट दिखेगे भी बाद में। हाँ। मतलब केसेस अगर रजिस्टर्ड हो गए हो, उसको आगे जाके वो प्रोजेक्ट मतलब जो बांधना है उसको हाँ, हाँ, आगे उसके लिए उसको प्रॉब्लम होगा। उसको प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि केसेस दिखेंगे, राइट। सेलिंग कम हो जाएगा, हाँ, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी बेसिकली कम हो कम जाएगी हो जाएगी। मार्केट में। हाँ, ओके। तो जैसे कि मतलब वो आप देखो कि उसका मतलब ये एक लगाम है बेसिकली बिल्डर्स के बेसिकली ऊपर। हाँ लगा। और आप बोल सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड चेक हाँ, कि ये बिल्डर जेन्युइन है। अच्छा है या हाँ, नहीं है, कि जितने उसने कितना प्रोजेक्ट बनाए हैं उतने टाइम पे दिए हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे कि बिल्डर है, राइट? हाँ, तो बिल्डर ने जैसे बोला कि भाई आपका 3 साल में आपको फ्लैट आपके हाथ में, चाबी बराबर आपके हाथ में, बराबर बराबर। बट किसी न किसी वजह से डिले हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए हम एज अ होम बायर क्या कर सकते हैं? आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन उसमें भी अभी क्या हुआ है, मतलब कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रायर परमिशन लिया जाता है रेरा में कि ऐसे ऐसा डिले, मतलब कोविड आया था, हाँ, राइट। ऐसे पेंडेमिक आएंगे और कोई प्रॉब्लम्स आने के बाद एक सेशन ले सकते, मतलब बिल्डर एक्सटेंशन ले सकते जी। कि आपको प्रॉमिस किया 2 साल में, पता चल जाए आगे अगले साल में कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया। हाँ, लॉकडाउन आ गया, तो उसमें तो काम नहीं काम हो नहीं सकता। होगा, राइट। जेन्युइन रीजन रहेगा तो आप डिले हो सकता है। एक्सटेंशन मिलता है हाँ, बेसिकली। एक्सटेंशन मिलता है। अगर जेन्युइन रीजन नहीं रहेगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। ओके, तो जो भी बिल्डर रेंट रहेगा आप हम्म, पे कर रहे हो, वो आपको मतलब बिल्डर को देना पड़ेगा। बिल्डर अपने को देगा, हाँ, राइट? मतलब हाँ, अपने को पे करेगा। हाँ, जी, तो ये रेरा की वजह से ये बेनिफिट एक है। बेनिफिट है। तो कोई भी फ्लैट अगर खरीदे तो वो अगर ये चेक करना चाहिए कि वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, ये नहीं, करेक्ट? बराबर। तो हम ये सब क्लेम कर सकते हाँ, हैं इसके और तरफ। आप ये रेरा जो नंबर होता है, हम्म। वो आप रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कितना प्रोजेक्ट है, क्या है उसका ओके। बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। अच्छा, हम भी कर सकते हैं। हाँ, अपन ओपनली है ना, पब्लिक पब्लिक डोमेन में है ये। डोमेन में। ओके। तो चलिए, अच्छा है कि रेरा आने से मतलब होम बायर्स को एक रिलीफ मिल गया है। ये बराबर। राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के हमारे पॉडकास्ट का। और आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे केसेस देखे रहेंगे इसके रिलेटेड, कि जो एक टेनेंट है, ठीक है, कि जो टेनेंट है अगर वो ज़्यादा साल रहता है किसी एक ही घर में, ठीक है, तो क्या वो अपना घर हड़प सकता है ओनर का? एक्चुअली पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा तो अभी तो वो एक जजमेंट भी आया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में 15 साल से ज़्यादा रह रहे हो ओके। तो वो पोजीशन क्लेम कर सकता है, वो राइट्स क्लेम कर सकता है 15 ईयर से ज़्यादा? 15 ईयर से ज़्यादा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी क्या है, टेनेंट्स का मानसिक नहीं होता है कि उसको छोड़ दो, हम्म। तो वो क्या कर ब्लैकमेलिंग जैसे काम हम्म। करता है। हम्म। वो टेनेंसी छोड़ेगा नहीं, हम्म। वो आप रिमूव करेंगे तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, एविक्शन हाँ, का सूट हाँ। डालना पड़ेगा। ओके। उसका अभी मैटर डिले हो जाएगा, तब तक उसका जो रेंट। ट्रेंड है वो तो ऐसे ही चला जाएगा, उसको 2-3 साल चले जाएंगे। वो कोर्ट का फैसला आएगा तब आएगा आएगा, तब आएगा तक ये फ्री में रह सकता है। फ्री में रह नहीं, फ्री में तो नहीं रहेंगे, हाँ, हाँ। उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। वो बाद में लेकिन बट वो एक्चुअल में एंजॉय कर रहा है ना प्रॉपर्टी, हाँ, राइट। बिना रेंट का वो हाँ, प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहा है।
राइट। वो अभी आपका लिव-इन लाइसेंस का एग्रीमेंट हो गया, 2 साल का, 3 साल का, और वो उसने 6 महीने ही रेंट दिया। हाँ। उसके बाद में रेंट ही नहीं दे रहा है हाँ। और छोड़ भी नहीं रहा है। हाँ। छोड़ने जाओ तो वो दरवाज़ा बंद ओपन कर। नहीं करता हाँ। है, हाँ। बंद करता है। ऐसे ही जाओगे तो दरवाज़ा खोलता नहीं है हाँ। और पूछोगे तो कॉल उठाता नहीं है। राइट। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? पुलिस में कंप्लेंट पुलिस में गए तो आपको बोलेगी ऑर्डर है क्या आपके पास एविक्शन का। एविक्शन का? हाँ। तो आपको सूट डालना पड़ेगा। वो एविक्शन का ऑर्डर आने के बाद आपको टेनेंसी ये करनी पड़ेगी। ऐसा सब चीज़ें हैं। उसके बाद मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि आप जो भी टेनेंट को दे रहे हो उसका एक बार बैकग्राउंड चेक करो कि वो टेनेंट कैसा बंदा है? हाँ, कैसा बंदा है, उसका कोई क्रिमिनल, इसके लिए अभी पुलिस वेरिफिकेशन आया है, हाँ। राइट। कंपल्सरी किया है। बहुत सारे इसमें फ्लैट में मतलब सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, तो हाँ। पहले पुलिस वेरिफिकेशन, फिर ही अलाउ करती है। हाँ, करेक्ट। फिर एग्रीमेंट दे दो, पुलिस वेरिफिकेशन दे दो, उसके बाद में टेन आके रह सकते रह सकता है। राइट। हैं। बहुत सारा ऐसा है, मतलब अभी सोसाइटी भी इनिशिएटिव लेने लग गई है हाँ। 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 उसके बारे में। बट सर अभी जैसे हम रेंट अग्रीमेंट बनाते हैं 11 महीने का बेसिकली रहता है, हाँ, राइट? हाँ, 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 तो फिर उसके क्या मायने हैं कि अगर मैं रेंट अग्रीमेंट भी बनाता हूँ, मैं स्टैम्प ड्यूटी भर रहा हूँ, हाँ। और फिर भी वो ये सब कर सकता है टेनेंट? वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, एविक्शन सूट डालना पड़ेगा आपको। हम्म। उसको वो पोजीशन से हटाने के लिए आपका तो लीगली डॉक्यूमेंट है, आपको आप उसको लिव इन लाइसेंस के तौर पे दिए। अभी वो रह रहा है, तो रह रहा है, उसको निकालने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में एक प्रोसीजर है इविक्शन सूट बोल के, उसको एविक्शन सूट में डालेंगे तो वो ऐसे सब में ओनरशिप क्लेम करता हूँ, लेकिन राइट। उसको पोजीशन दिया है, वो पोजीशन से हटाना है। हम्म। रीजन क्या है? राइट। वो टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक किया है, वो दिखाना पड़ेगा ना कोर्ट को। राइट। उसके लिए एग्रीमेंट होता है लिव इन लाइसेंस का। के हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि यार हमने एग्रीमेंट बना लिया, जैसे अभी चलो 6 महीने रेंट दिया जैसे आपने कहा, उसके बाद में रेंट देना ही उसने बंद कर दिया। आप इसमें देखोगे ना लिव इन लाइसेंस में तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होते हैं कि ये इसको इतने इतना टाइम के लिए रेंट पे दे रहे हो, उसका रेंट इतना होता है। हाँ। हाँ। और किसी को दोनों को मतलब उसको टेनेंसी छोड़नी है तो उसको 1 महीने के नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा। या तो लॉकिंग पीरियड रहता है, हम्म। 10 महीने का लॉकिंग पीरियड, उसके पहले उसको छोड़ना रहेगा हाँ। तो 4 महीने का, मतलब 2 महीने का, 1 महीने का रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ। ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर ब्रेक किया उसने, तो आप भी कोर्ट में जा सकते हो। इसके लिए वो लीव एग्रीमेंट। हाँ। वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली कि उस एग्रीमेंट के बेसिस पे हम पुलिस के पास जा नहीं सकते नहीं, कि पुलिस के पास जा सकते हो, ऐसा नहीं है। बट पुलिस उनको निकाल नहीं नहीं, सकती, हाँ, उनको वो अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी नहीं है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल जाता है तब तक आप वो, मैं आपको पहले ही बोला कि नेचुरल जस्टिस राइट। नेचुरल जस्टिस पे आके सब हाँ, अटक सब जाती है। अटक जाती है। राइट। तो बेसिकली अगर समझो ऐसा कोई करता है, राइट, लीव एग्रीमेंट, लाइसेंस हाँ, एग्रीमेंट उन्होंने दिखा दिया, तो कितना टाइम लगता है कोर्ट को ये जस्टिफाई करने में कि ये बंदा इलीगली रुक रहा है, उसने टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक किए हैं, उनको निकलना चाहिए? एक्चुअली जितना भी आपका डिले होता है वो तब तक का उसका टेनेंट का जो भी चार्जेस है ना, जब लिव इन लाइसेंस का हर मंथली जो रेंट रेंट लेते हैं वो देना पड़ता है उनको। टेनेंट को देना हाँ, पड़ेगा। अभी 4 साल 1 साल का एग्रीमेंट था, हम्म। 11 महीने का एग्रीमेंट था, लेकिन उसने 4 साल तक छोड़ा ही नहीं। हम्म। वो 4 साल का जो भी रेंट बनता है उसको देना पड़ता है वो। हाँ। ओके। ऐसा नहीं है कि 11 महीने का छोड़ दिया तो अलग सूट चल रहा है, उसके क्रिमिनल राइट। केस भी हो जाता है, उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमेशन और मनी, आपका जो पैसा जाएगा वेस्टेज, राइट। टाइम जाएगा। ये सब तो चीजें देख। ये चीज़ और आपको मतलब आप अच्छे से रेंट को टेनेंट को रखेंगे, वेरीफाई करके रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा ना। राइट। 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 सो बेसिकली इसको कितना भी टाइम इसमें लग सकता है, राइट, कि या एविक्शन नोटिस लाने में? या तो तब तक आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, और थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना क्योंकि आपको कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहिए। अभी हमें ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया लॉयर बनने के लिए? एक्चुअली मैं मेरे डैड को देखता होता तभी मुझे इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं, मुझे भी लॉ करना है।
तो आपके फादर भी लॉयर है? हाँ, मेरे फादर लॉयर है। ओके, वो बहुत सारा उनका मैं जभी भी सोचता हूँ कि करियर में ऐसे इन किया तो मेरे डैड को ही सोचता हूँ पहले ओके, कि वो थे लॉयर, इसकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैंने भी लॉ किया। लॉ करने के बाद मैं एक्चुअली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर था। मतलब स्टार्टिंग में मुझे प्रैक्टिस करना था। मैं एक साल समथिंग एक दो साल मैंने जूनियरशिप किया था। किनके अंडर की आपने जूनियरशिप ये? ये मेरे सीनियर थे आशुतोष काले और राजेश यादव। ओके, अच्छे सर थे मेरे। ओके। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है कि क्या कैसे करना है, उनसे ही सीखा मैंने कि बेसिकली वो आपके मेंटर्स थे हाँ, मेंटर्स। कि डिवोर्स को लेके हम्म। एक मैन और एक वुमेन को क्या-क्या राइट्स होते हैं? डिवोर्स के लेके अगर डिवोर्स लेना है मैन को, तो वो एक 4-5 ग्राउंड्स है, उसमें क्रुएल्टी में वो डिवोर्स ले सकता है। मेन, मैन ओके। क्रुएल्टी में ले सकता है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ले सकते हैं मतलब क्रुएल्टी। क्या हस्बैंड ऐसा बोल सकता है कि मेरी वाइफ मुझे मारती है? क्रुएल्टी करती है, मारती है, वो भी बोल सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा होता नहीं है। नहीं, नहीं, हो सकता है। हो सकता है, ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फिजिकली मेन मैन स्ट्रांग होते हैं। कैपेबल हाँ। मोर देन वुमेन। हुँ। दैट्स व्हाई ये माना नहीं जाता कोर्ट को। कोर्ट एक्चुअली में बिलीव नहीं करता। क्यों, अगर वाइफ बॉक्सर है तो? हो रेसलर सकता है है। तो? वही तो बोल रहा हूँ मैं कि इजीली एडमिसिबल नहीं है। हाँ, राइट, आप उसको प्रूफ देना पड़ेगा आपको राइट, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इजीली एडमिसिबल नहीं है, राइट, ऐसा बोल रहा हूँ कि और दूसरा है मतलब कोई स्किन डिसीज हो गया रहेगा ओके। वाइफ को, तो उस बेसिस तो पे उस बेसिस पे अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, वो प्रेग्नेंट मतलब वो वारिस नहीं दे सकती है, तो वो उसके अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल कर सकता है। मतलब ये एक वैलिड रीज़न है वैलिड डिवोर्स लेने के लिए? ग्राउंड्स है, उसको हाँ, बोलते हैं ग्राउंड्स। ग्राउंड्स, बहुत सारे ग्राउंड्स है जो मैन भी है, मैन के पास भी है, वुमन के पास भी है। ओके। वुमन के पास और ये एडल्ट्री में भी एडल्ट्री में रहेगा, हुँ, हुँ, वाइफ एडल्ट्री में रहेगी, तो उसको भी डिवोर्स का एक राउंड है वो भी। ओके, और उम, कोई ऐसा है कि मेंटली इलनेस है, ओके। उस वो ग्राउंड में भी मेंटली डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड है। मतलब अभी शादी के बाद पता चल गया, हुँ। उसमें उसमें वो भी है, उसमें भी आप डिवोर्स ले सकते हो। तो ये 4-5 ग्राउंड्स है कि जिस बेसिस पे एक मेन ले सकता है। डिवोर्स के लिए अपील कर सकता है और सेम अप्लाइज फॉर वुमेन। हाँ, एप्लीकेशन लगा सकता है हाँ, कोर्ट के अंदर। ओके। हाँ, और वुमेन किस-किस चीज़ के बेसिस पे ले सकती है? ये अडल्ट्री के ऊपर, क्रुएल्टी के ऊपर, जैसे कि अगर उसका हस्बैंड का एक एक्स्ट्रा अडल्ट्री मैरिटल के अफेयर है, हाँ, अडल्ट्री के ऊपर तो ले सकती ले है। सकती है। उसमें दोनों में भी दोनों ले सकते हैं, मतलब ओके, अडल्ट्री, क्रुएल्टी और ये ये कॉमन है कॉमन है, दोनों में? दोनों में कॉमन है। ओके, ये और बाकी तो आपको मैं बोला कि स्किन डिसीज रहेगा, मेंटल इलनेस रहेगा, हुँ, हुँ, वो भी ले सकते हैं डिवोर्स के लिए। ओके। तो उस बेसिस पे मतलब कि जैसे कि आपने कहा कि 4-5 ग्राउंड्स है, राइट? हुँ। तो कंपनसेशन कैसा रहता है उसमें, मतलब कि बेनिफिट क्या रहता है? आई गेस वुमेन्स को ज़्यादा बेनिफिट होता है, राइट? हाँ, डिवोर्स केसेस में? एक्चुअली क्या है अपना जो सोसाइटी है ना, उसमें मेल को फैमिली का मुखिया माना जाता है। ओके, तो पेट्रियार्की। हाँ, पेट्रियल फैमिली। हाँ, तो उसमें क्या होता है मालूम है क्या कि एक्चुअली जो फैमिली के डिसीजन लेता है वो मेल लेता है। हुँ, हुँ। ये लॉ के हिसाब हाँ, से? और गार्डियन भी मेल ही होता है। हुँ, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाइफ को और उनके बच्चे को हुँ, पालना पोसना, राइट। उसका मतलब उनकी उसका लायबिलिटीज़ है, हाँ, हाँ, लायबिलिटीज है, मतलब कर्तव्य है उनका। राइट, इसके वजह से उनको मेंटेनेंस लगता है। ओके। हाँ, अगर वाइफ कमाती भी रहेगी हुँ, हुँ, तो भी मेंटेनेंस देना ही है उसको। ओके, ऐसा नहीं कि वाइफ कमाती है तो मेंटेनेंस नहीं देना है उसको। ऐसा नहीं होता। नहीं, नहीं, उसको देना ही है मेंटेनेंस। ओके, तो वो कैसा वन टाइम होता है, मंथली होता है, इज़ डिपेंड ऑन वो कैसे माँगते हैं। अभी उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो ये भी भाड़े से रह रहे हो, उसका भाड़ा दे दो, हुँ, वही भी माँग सकती है। उसमें बहुत सारे लॉज़ है, डीवी का है, हुँ। उसमें भी शेल्टर वो माँग सकती है। ऐसा बहुत सारा है। तो ये बेसिकली अगर वाइफ समझो 1 लाख कमा रही है हुँ, और हस्बैंड 50,000 कमा रहा है, फिर भी ही हैज़ टू पे द मेंटेनेंस मेंटेनेंस क्योंकि वो घर का मुखिया लेकिन है। हाँ, कम देना पड़ता है हुँ, हुँ, एज़ कंपैरेटिव टू, लेकिन देना पड़ेगा।
ओके, देना तो पड़ेगा। हाँ, सर आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे हाँ। कि क्या इंडिया में 2 शादी लीगल है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंसान है, हुँ, उसकी एक शादी ऑलरेडी हो चुकी है, हुँ, हुँ। विदाउट डिवोर्स कैन ही डू सेकंड मैरिज? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये वो तो इल्लीगल एक्टिविटी है। लेकिन बहुत सारे जन करते हैं, वो लेकिन सेकंड जो वाइफ़ रहती है वो लीगल नहीं मानी जाती। ओके, फर्स्ट वाइफ ही लीगल मानी हाँ, जाती है। फर्स्ट वाइफ़ ही लीगल मानी जाती ओके। है इसमें। और ये इसमें है ना सेकंड मैरिज किया तो बाइगमी बोल के एक सेक्शन है, हाँ, हाँ। मतलब आईपीसी में, वो धारा भी लगती है। लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं करता है इसलिए चलता है। ओके, जब तक कोई कंप्लेंट नहीं नहीं करे तब करेगा तक तो चलता रहेगा हाँ, वो। चलता रहेगा। तो उसमें क्या सज़ा मिल सकती है मैक्सिमम हस्बैंड को? 8 टू 10 है समथिंग। 8 टू 10 ईयर्स 10 की। समथिंग है। मुझे भी देखना पड़ेगा, हाँ, एग्ज़ैक्ट नहीं पता है, 8 टू 10 है समथिंग बेसिकली। बेसिकली। ओके, सो बेसिकली 2 शादियाँ लीगल नहीं है नहीं है, इंडिया में। नहीं है। ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही पेशेंटली और बहुत अच्छे से दिया। थैंक यू, थैंक यू। एक जाते-जाते सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो लॉ एस्पिरेंट्स है, जो भी स्टूडेंट लॉ एस्पिरेंट्स है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? एक्चुअली अच्छा प्रोफ़ेशन है, अगर आप चूज़ कर रहे हो तो, अच्छा प्रोफ़ेशन है। आप अच्छा मेहनत करते हो या पढ़ते हो अच्छे से, तो आपके लिए प्रोफ़ेशन अच्छा है। और इनकम के हिसाब से भी अच्छा है, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको तो कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। जी, और एक नोबल कॉज़ भी है। हाँ, नोबल कॉज़ भी है। राइट, एंड इट इज़ अ नोबल प्रोफ़ेशन, सो आपको सोसाइटी में अच्छी पहचान भी मिल जाएगी और इज़्ज़त और मिलती इज़्ज़त है। भी मिल जाएगी। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ये 3 चीज़ें कीजिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा। दूसरा, आपके कमेंट्स हमें लिख के भेजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो या क्वेश्चंस, वो हमें कमेंट में लिख के भेजिए। और तीसरा, ये एपिसोड एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको हेल्प होगी। सो टिल देन, धन्यवाद और जय हिंद।